आज आम संभाल करके ले जाना, आज नदी में कुछ ज्यादा ही लहरें उठ रही हैं। वैसे भी हमने जो ये किराए पर आम का बाग लिया है उसमें इस बार सही से आम नहीं हुए, इसलिए अगर आम नहीं बिके तो हम किराया कैसे चुकाएंगे। इतना बोल दोनों पति पत्नी घर आते हैं, जहाँ शांति पवन से बोलती है, बेटा आज आते हुए अपने पिता की आंख की ड्रॉप और मेरी दवाइयाँ भी ले आना, और मेरे स्कूल की फीस भी भरनी है। घर वालों की बात सुनकर परेशान पवन सर पर आम की टोकरी रखता है और नाव में आम रख के नदी पार करके जाने लगता है। तभी नदी में लहर उठती है और कुछ आम नदी में गिर जाते हैं। पता नहीं ये नदी इतनी शांत रहती है, पर मेरे आते ही इसमें इतनी लहरें क्यों उठने लगती हैं। आज भी हो गया आधे आम का नुकसान। अब टोकरी में बस आधा ही आम रखा है, वही बेच कर आना पड़ेगा। परेशान पवन बचे हुए आम लेकर बाजार जाता है और चादर बिछाकर अपने बचे हुए आम बेचता है। पर वहां आज हर कोई आम ही बेच रहा था, जिस वजह से कोई भी पवन से आम लेने नहीं आता। अरे बहन, मुझसे भी तो आम ले लो, सिर्फ 50 रुपए किलो है। भैया आम का महीना चल रहा, 100 रुपए के 2.5 किलो आम मिल रहे हैं। अगर तुम सही सही रेट लगा दोगे तो मैं ले लूंगी। जब से पवन आया था तब से उसके एक भी आम नहीं बिके थे, इसलिए न चाहते हुए भी वो आम का रेट कम कर देता है और बड़ी मुश्किल से उसके कुछ आम बिकते हैं। अब रात को वो घर आता है और घर में एक पंखा तक नहीं था, सब पसीने से लथपथ बैठे थे। बेटा मैंने तुझे दवाई और तेरे पापा की आंखों की ड्रॉप बोली थी लाने को। माँ, आधे आम नदी में गिर गए और आधे आम में भी आधे आम बिके हैं और उनसे मिले जो पैसे हैं उसमें आज का राशन लेने जा रहा था। कोई बात नहीं बेटा, राशन ज्यादा जरूरी है, तुम जाओ। पापा बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, पंखा भी ले आओ ना। हाँ बेटा, एक दिन हमारे घर में भी पंखा, गैस, चूल्हा सब कुछ आएगा, फिर हमें भी गर्मी नहीं लगेगी। और माँ, मैं आपकी दवाई भी एक दिन महीने भर की लाकर रख दूंगा, फिर आपको भी परेशानी नहीं होगी। और पापा का भी बहुत जल्दी आंखों का ऑपरेशन कराऊंगा। लेकिन अभी मैं राशन लेकर आता हूँ। पसीने से लथपथ पवन बाजार जाता है और वहां से राशन लेकर आता है और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर अपने बीवी के साथ आम के बाग में जाता है, जहां दोनों पति पत्नी मिलकर आम तोड़ते हैं। आज तो बहुत कम आम मिले हैं, अगर ऐसे ही चलता रहा तो घर कैसे चलेगा। सही कह रही हो राधा, गर्मी भी बढ़ती जा रही है। न बच्चों की स्कूल की फीस गई है और न ही घर में पंखा है। पापा का भी आंखों का ऑपरेशन करवाना है, माँ की दवाइयां हैं। मैं तो सोच सोच कर परेशान हूँ। परेशान पवन घर जाता है और फिर से टोकरियों में कुछ आम रखकर उन्हें बेचने के लिए नदी पर जाता है। और इस बार जब वो नाव से नदी पार कर रहा होता है तो नदी में फिर लहर उठती है और उसके कुछ आम फिर से नदी में गिर जाते हैं। एक तो इतनी धूप हो रही है, हवा भी नहीं चल रही और नदी में इतनी लहर। आज मैं घर से लेट निकला ताकि इस लहर से बच सकूं, पर आज भी मेरा नुकसान हो गया। आए दिन नदी में आम गिरने की वजह से पवन परेशान था। एक बार फिर वो नदी पार करके अपनी आम की टोकरी लेकर बाजार जाता है और जैसे तैसे आम बेचकर लेट मार्केट से घर के लिए निकलता है। आज तो थोड़े से आम थे, वो भी नहीं बिके। कल से भी कम कमाई हुई है आज, ऊपर से इतनी रात भी हो गई है। पता नहीं कब कोई उस तरफ से नाव लेकर आएगा और मैं अपने घर जा पाऊंगा। कुछ देर में एक नाव से आदमी आता है और नाव को किनारे लगाकर चला जाता है, जिसके बाद पवन नाव में बैठकर अपने घर जाता है। अपने पिता को देख दोनों बच्चे काफी खुश होते हैं। पापा आ गए, हमारे लिए कुछ लेकर आए हो क्या? पिंकी, पापा बहुत थक गए हैं, तुम जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। मैं कितना लाचार बाप हूँ, न अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा हूँ, न अपने माँ बाप के लिए और न ही तुम्हारे लिए। तुम इतनी गर्मी में मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती हो। मेरे गरीब माँ बाप गर्मी में जमीन पर सोते हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। पवन, तू ऐसा क्यों बोलता है? तू हमारे लिए बहुत कुछ कर रहा है। हम तो बहुत खुश नसीब हैं जो हमें तेरी जैसी औलाद मिली। पवन के हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे थे, पर उसका परिवार उसका पूरा साथ देता है। और अगले दिन जब पवन अपनी बीवी के साथ बाग से आम लेकर आता है तो टोकरी में आम सजाते हुए उसे कपड़े से बांध देता है। आपने पूरी टोकरी को कपड़े से क्यों बांध दिया? राधा, हर रोज जब भी मैं नदी पार करता हूँ तो पानी की लहर उठती है और मेरे कुछ आम गिर जाते हैं। अब गिरने होंगे तो सारे आम गिरेंगे, वरना एक भी नहीं। मैं इतना नुकसान नहीं झेल सकता। कुछ देर में पवन आम की टोकरी लेकर नाव पर बैठ जाता है और इस बार जब वो चप्पू चलाने लगता है तो फिर से पानी की लहर तेज हो जाती है। पर इस लहर में पवन का एक भी आम नहीं गिरता, पर उसका नाव एक जगह
रुक जाता है। पवन काफी चप्पू चलाता है पर उसकी नाव अपनी जगह से नहीं हिलती। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? ये नाव क्यों नहीं चल रही? इतना बोल पवन नदी में झांकता है तो वो देखता है कि एक छोटी सी मछली उसकी नाव को अपने मुंह से पकड़े हुए है। ये देख पवन मछली को भगाने लगता है, पर तभी वो मछली नदी से बाहर आती है और तेज पीली रोशनी निकलती है, जिसके बाद वो मछली बड़ी सी मछली का रूप ले लेती है। तुम कौन हो और इतनी बड़ी कैसे हो गई? और मुझसे क्या चाहती हो? मुझे जाने दो। मैं जादुई मछली हूँ जो हजारों साल से इस नदी में हूँ। मैं आम के अलावा कुछ नहीं खाती। तुम जब रोज यहाँ से जाते हो तो मैं तुम्हारे आम नदी में गिरा देती हूँ अपने जादू से। मुझसे किसी जीव को मारकर नहीं खाया जाता, इसलिए मैं तुम्हारे आमों को ही खाकर जीवित हूँ। पर आज तुम्हारा एक भी आम नहीं गिरा। अगर मैंने नहीं खाया तो मैं मारी जाऊंगी, इसलिए मुझे तुम्हारे आम चाहिए। बदले में मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ। अगर ऐसी बात है तो रोज मैं यहाँ से जाते हुए तुम्हें आम दे दूंगा, पर तुम मेरी कैसे मदद कर सकती हो? तुम मुझे एक आम दो खाने को पहले। पवन मछली के मुंह में एक आम डालता है और उसके बाद मछली उस आम की गुठली को निकालकर पवन को देती है। ये गुठली ले लो, ये जादुई है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेगा। इतना बोल मछली आम की गुठली पवन को दे देती है और पवन भी कुछ और आम मछली को दे देता है। कुछ ही देर बाद पवन बाजार जाता है और वहां से अपने आम बेचकर घर आता है और रात में घर आते ही सबसे पहले अपने आंगन में उस आम की गुठली को लगा देता है। ये आप क्या कर रहे हैं? आंगन में किस चीज का बीज बो रहे हैं? जो मैं कर रहा हूँ तुम बस देखते जाओ। पवन अपने आंगन में जादुई गुठली लगा देता है और सो जाता है। अगले सुबह जब पूरा परिवार उठता है तो वो देखते हैं कि उनके आंगन में एक छोटा सा आम का पेड़ है। ये तो आम का पौधा है। आपने रात को आंगन में एक गुठली लगाई थी, इतनी जल्दी पौधा कैसे? हाँ बेटा, पर मैं ये नहीं समझ पा रही रातों रात ये बीज पौधे में कैसे बदल गया। जहाँ पूरा परिवार ये चमत्कार देखकर हैरान था तो वहीं पवन को मछली की बात याद आती है। ये जादुई आम का पेड़ है। जब तुम इससे आम मांगोगे ये सोने का आम तुम्हें देगा। इससे तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी होंगी, पर जरूरत पड़ने पर ही इसका इस्तेमाल करना, वरना इसकी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। सच कहा था उस मछली ने। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और छोटा सा आम का पौधा विशाल पेड़ में बदल जाता है। माँ, ये कैसा अनोखा पेड़ है, 2 ही दिन में पौधे से पेड़ में बदल गया। सुनिए जी, ये सब क्या है? सही कहा था उस मछली ने। राधा, ये जादुई सोने के आम का पेड़ है। क्या जादुई पेड़? पर ये तो साधारण पेड़ है। माँ, ये जादुई सोने का आम का पेड़ हमारी इच्छा अनुसार काम करेगा, इसलिए ये दिखने में साधारण है। इतना बोल पवन उस पेड़ के सामने हाथ जोड़कर अपनी इच्छा जाहिर करता है। ये जादुई सोने के आम का पेड़, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे 2 जादुई सोने का आम दो, जिससे मैं अपने परिवार की जरूरत पूरी कर सकूं। पवन के इतना बोलते ही तेज हवाएं चलती हैं और तेज पीली रोशनी निकलती है और आम के पेड़ पर 2 सोने के आम आ जाते हैं, जिसे तोड़ने के लिए पवन हाथ आगे करता है और फिर से तेज रोशनी निकलती है और सोने का आम पवन के हाथ में आ जाता है और पिंकी उससे आम ले लेती है। पापा, ये कैसा आम है? अभी तो मेरे दांत ही टूट जाते। बेटा, ये जादुई सोने का आम है, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं अभी मार्केट से इन 2 आम को बेच कर आता हूँ और माँ की दवाई और घर की जरूरत की चीजें लाता हूँ। मैं भी आपके साथ चलती हूँ। पवन और राधा सबसे पहले सुनार के पास जाते हैं और सोने का आम बेचकर उनसे मिले पैसों से शांति की दवाई, घर के लिए महीने भर का राशन और एक टेबल फैन घर लेकर आते हैं और सब उसे चलाकर बैठ जाते हैं। ये पंखा कितनी अच्छी हवा दे रहा है पापा। अब आप जल्दी से हमारे स्कूल की फीस जमा कर देना, महीना खत्म होने में सिर्फ 2 दिन रहता है। राजू की बात सुनकर पवन को बच्चों की स्कूल की फीस याद आती है और अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन, इसलिए वो कल सुबह फिर से जादुई सोने के आम के पेड़ के पास जाता है और एक बार फिर अपनी इच्छा जाहिर करता है। हे जादुई सोने के आम के पेड़, इस बार मुझे 5 सोने के आम चाहिए, ताकि मैं अपने पिता की आंखों का ऑपरेशन और अपने बच्चों की स्कूल की फीस भर सकूं। पवन के इतना बोलते ही फिर से तेज हवाएं चलती हैं और तेज पीली रोशनी निकलती है। कुछ ही देर में आम के पेड़ पर 5 सोने के आम आते हैं। जैसे ही पवन हाथ बढ़ाता है फिर से तेज पीली रोशनी निकलती है और वो 5 सोने के आम नीचे जमीन पर आ जाते हैं। ये तो सच में जादुई पेड़ है। अब हमारी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। हाँ, हमारी परेशानियां तो खत्म हो गई, पर जिसने मुझे इतना अच्छा जादुई सोने आम का पेड़ दिया है, मुझे उसकी मदद हमेशा करनी है।
इतना बोलकर पवन सोने का आम बेचने जाता है तो वहीं राधा बाग से कुछ आम तोड़कर लाती है, जिसके बाद पवन अपने पिता को अस्पताल ले जाता है और विनोद की आंखों का ऑपरेशन होता है। साथ ही पवन जब भी नदी पार करता तो कुछ बाग वाले आम मछली के लिए नदी में गिरा देता और मछली उन्हें बाहर आकर लेकर चली जाती। शुक्रिया पवन, ये आम देने के लिए। तुम्हारा भी शुक्रिया मुझे सोने के आम देने के लिए। पवन ने सब काम करवा लिया था, पर आम के बाग का किराया देना बाकी था और लास्ट में उसने वो भी चुका दिया और उस आम के बाग को अच्छी कीमत देकर खरीद भी लिया। अब उसके पास आम का बाग था और अच्छे आम भी, जिन्हें बेचकर वो अपनी आर्थिक स्थिति ठीक कर लेता है और अपने घर को अच्छा कर लेता है। और इस तरह जादू सोने के आम पेड़ की मदद से पवन की सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, आखिर हमारे घर भी कूलर आ ही गया। बहू, इस गर्मी में तुझे सोने में काफी दिक्कत होती थी, ऊपर से तू गर्भवती भी है, अब तुझे परेशानी नहीं होगी। आज तो हम सब कूलर की हवा में सोएंगे, इसलिए हम इस कूलर को इसी बाहर वाले कमरे में ही रखेंगे। बेड पर तुम राजू को लेकर सो जाना बहू, और हम सब नीचे जमीन पर सो जाएंगे। इतना बोल पूरा परिवार कूलर चलाता है और गर्मी और पसीने से राहत पाता है। फिर सब एक साथ बैठकर खाना खाते हैं और रात को जमीन पर बिस्तर लगाकर कूलर चलाकर सो जाते हैं। अभी उनकी आंख लगी ही थी कि रात के 12 बजे उनका दरवाजा बजता है और पूरा परिवार उठ जाता है। माँ, आखिर इतनी रात को कौन हो सकता है? वो तो दरवाजा खोलकर ही पता चलेगा। निशा के कहने पर रवि और विनोद जब दरवाजा खोलते हैं तो विनोद देखता है कि दरवाजे पर उसकी बहन सुमित्रा अपनी बहू पूजा और बेटे अंकित के साथ खड़ी है। अरे दीदी, आप इतनी रात को अपने परिवार के साथ, सब ठीक तो है? मामी जी, सब ठीक है। आप तो जानती हैं हमारा घर स्टेशन से कितना दूर है। हम शादी में जा रहे थे पर हमारी ट्रेन छूट गई। रात के 12 बज रहे हैं। आप तो गांव का माहौल जानती हैं, रात में गाड़ी कहाँ मिलती है, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके घर आ जाएं। आपका घर तो स्टेशन से सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पर है। भैया, अंकित ने कल दोपहर की टिकट बना ली, हम सुबह निकल जाएंगे। अरे वाह मामा जी, आपने कूलर भी ले लिया। माँ जी, मुझे तो बहुत भूख लग रही है, देखिए ना 12:30 होने को है, कुछ खाकर आराम कर लेते हैं हम। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं। भाभी, जरा मेरी बहू के लिए शरबत बना देना, और हाँ, अगर घर में आम रखा है तो वो भी काट कर दे दीजिए, और थोड़ा खाना बना दो, बहुत भूख लग रही है। घर आते ही सुमित्रा ऑर्डर पर ऑर्डर देने लगती है। बेचारी गर्भवती निशा जब रसोई में खाना बनाने लगती है तो उसे पसीना आने लगते हैं और बेचैनी के साथ उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं। एक तो बिन बुलाए मेहमान घर आ गए और इन्हें टाइम भी नहीं नजर आ रहा है। बहू, तू रहने दे, जाकर कूलर की हवा में बैठ जा, उनके लिए खाना मैं बना दूंगी। शांति अपनी बहू को आराम करने को कहती है और खुद उन सब के लिए गर्मी में खाना बनाती है। फिर घर में आए बिन बुलाए मेहमान को कूलर में बिठाकर खिलाती है। कुछ देर में जब पूरा परिवार खाना खा लेता है तो शांति उन्हें दूसरे कमरे में जाने को कहती है। मामी, उस कमरे में तो कूलर भी नहीं है और आप तो जानती हैं हमारे घर में एसी लगी है। हमें कूलर में रहने दीजिए। एक रात की तो बात है, घर आए मेहमान के साथ आप ऐसा करोगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम लोग इस कूलर में ही सो जाओ, हम लोग उस कमरे में चले जाते हैं। वो तो बहू गर्भवती थी ना, इसलिए शांति को बहू की चिंता ज्यादा होती है। पर दादाजी, कूलर तो हमारे आज ही लेकर आए हैं और अब इसमें मेहमान सोएंगे। कोई बात नहीं बेटा, बस एक रात की बात है। घर वालों के कहने पर राजू भी शांत हो जाता है। पूरा परिवार दूसरे कमरे में जाता है। उस कमरे का पंखा खराब था, जिस वजह से पूरा परिवार रात भर नहीं सो पाता और हाथ पंखे से खुद को हवा करता है। और सुबह होते ही, मामी जी, आपके घर आकर बहुत अच्छा लगा। वैसे हम लोग जा रहे हैं, लंबा सफर है, कुछ खाने को बना दीजिए और रायता लस्सी पैक कर दे दी तो अच्छा लगता। हाँ, मैं बस आपके लिए कुछ खीरे काट देती हूँ और घर में लस्सी रखी है, एक बोतल में पैक कर देती हूँ और नाश्ता बनाकर लाती हूँ। गर्मी से परेशान निशा सारी रात नहीं सोई थी और न ही उसका परिवार, पर फिर भी वो लोग सुबह उठते ही मेहमानों की खातिरदारी में लग जाते हैं और उनका खाना बनाकर तैयार करते हैं। अच्छा भैया, अभी तो जाना होगा, अगर ट्रेन ना होती तो 2-4 दिन रुक जाती, पर आते हुए तुमसे मिलकर जाऊंगी। इतना बोलकर सुमित्रा अपने परिवार के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद घर वाले कूलर चलाकर बैठ जाते हैं। देखते ही देखते सुबह से शाम हो जाती है और एक बार फिर रात को जब पूरा परिवार मैंगो शेक बनाकर कूलर की हवा में पी रहा होता है तो उनके घर का दरवाजा बजता है। अब कौन हो सकता है इतनी रात में? माँ, इतनी भी रात नहीं हुई है, मैं देखता हूँ। इस बार जब रवि दरवाजा खोलता है तो वो दरवाजे पर अपनी मौसी, उसकी बहू और अपनी मौसी की बेटी को देखता है। अरे मौसी जी, आप
ऐसी हालत में भाभी और काजल के साथ आप लोग रो क्यों रहे हैं? सब ठीक तो है? आप अंदर रहिए, कूलर में बैठिए। सब अंदर आते हैं और कूलर में बैठते हैं। हाँ शोभा, क्या हुआ? दीदी कुछ नहीं, तुम तो जानती हो ना मेरा पति कितना शराब पीता है। अब तो मेरे बेटे ने भी शुरू कर दी। मेरी बहू गर्भवती है, बेटी की शादी सर पर है और इन लोगों ने हम पर हाथ उठाया और हमें घर से निकाल दिया क्योंकि हमने उन्हें शराब पीने से रोका। मौसा जी तो बड़ी बदतमीज है, पर भैया भी ऐसे निकलेंगे मैंने कभी सोचा नहीं था। शोभा तू रो मत, जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तो यहीं रहना। क्या फिर से घर में बिन बुलाए मेहमान? मैं इस बार अपना कूलर किसी को नहीं दूंगा, मैं कूलर में ही सोऊंगा। राजू, कितनी बार समझाया ना, ऐसे नहीं बोलते, मेहमान भगवान का रूप होते हैं। बहू, राजू सही तो कह रहा है, हमारी वजह से तुम लोगों को परेशानी हो, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा। एक ही कूलर है घर में, इसीलिए कूलर के पास तुम मेरी बहू और राजू के साथ सो जाओ, हम लोग दूसरे कमरे में सो जाएंगे। क्योंकि शोभा खुद गरीब और काफी लाचार थी, इसलिए वो अपनी बहन की आर्थिक स्थिति समझने की कोशिश करती है। जिसके बाद निशा काजल और अनीता के साथ राजू के लेकर कूलर में सोती है, तो वही पूरा परिवार अपने कमरे में हाथ पंखा लेकर सोने की कोशिश करता है। कितनी गर्मी लग रही है मौसी जी, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप इतनी लंबी लंबी सांस क्यों ले रही हैं? रवि, मैं तो भूल ही गई तेरी मौसी को सांस लेने की दिक्कत है, गर्मी इसे बर्दाश्त नहीं होती। अगर ऐसी बात है शांति, तो तुम कूलर में नीचे जमीन पर काजल और राजू के साथ सो जाओ। मैं और रवि कमरे में ठीक है, बाहर इतनी जगह नहीं है कि पूरा परिवार सो सके। विनोद की कहने पर शांति ऐसा ही करती है। अब वो शोभा के साथ कूलर की हवा में सोती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, पर शोभा को अपनी बहन पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता। माँ, मुझे कुछ पैसे चाहिए, थोड़ी जरूरत है। बेटा, मेरे पास पैसे तो नहीं है और बहू की दवाई भी खत्म है, बहन से पैसे नहीं मांग सकती, अब मुझे नौकरी देखनी ही होगी इस गर्मी में। क्यों नहीं मांग सकती बहन ऐसे पैसे? और क्यों करनी है तुम्हें नौकरी? इतनी गर्मी हो रही है, घर में रहो। दीदी, रवि अकेला कमाने वाला है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए मुझे काम करने दो। वैसे भी मेरी बहू भी गर्भवती है और निशा अपने हिस्से का सारा खाना मेरी बहू को दे देती है, मुझे अच्छा नहीं लगता। हाथ में पैसे न होने की वजह से शोभा को काफी परेशानियां हो रही थी, इसलिए वो भी काम करने लगती है। समय बीतता है और एक दिन कूलर में निशा अनीता बैठी थी। अनीता, रवि रात को तरबूज लेकर आए थे, गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है ना, तुम तरबूज खा लो जब तक मैं मैंगो शेक बनाकर लेकर आती हूँ। नहीं दीदी, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रही है, मैं ये तरबूज नहीं खा सकती। आपने पहले ही अपने बदले की 15 दिन की दवाई मुझे दी, इसीलिए थोड़ा काम मुझे करने दीजिए। इतना बोल अनीता रसोई में मैंगो शेक बनाने के लिए जाती है। तभी स्कूल से रोता हुआ पसीने से लथपथ राजू आता है और किचन में जाता है। माँ, ये बिन बुलाए मेहमान कब जाएंगे? इन मेहमानों के चक्कर में पापा ने स्कूल की फीस नहीं भरी और आज मुझे स्कूल में डांट पड़ी। बेटा, उनकी मजबूरी है इसलिए वो यहाँ है, वरना वो कब का चले जाते। पर दादी, मेहमान कुछ ही दिन अच्छे लगते हैं और इन्हें तो 1 महीना होने वाला है। इनको बोलो यहाँ से जाए, मैं अपने कूलर इनसे और शेयर नहीं करूँगा। नीचे जमीन पर सोने की वजह से अब मेरी पीठ दर्द होती है और इतने लोग एक साथ कूलर में चिपक के सोते, गर्मी लगती है मुझे। राजू मेहमानों को घर से निकालने की जिद लेकर बैठ जाता है, जिस वजह से निशा परेशान होकर राजू को एक थप्पड़ मार देती है और गुस्से में राजू कमरे में जाता है और शोभा के आते ही कहता है, आप गंदी दादी हो, आपकी वजह से माँ ने मुझे थप्पड़ मारा, आप चले जाओ या तो फिर अपना कूलर लेकर आओ। राजू, तू सच में बहुत बदतमीज हो गया है। सही किया निशा ने तुझे थप्पड़ मारकर। नहीं रवि, ऐसा मत बोलो, वो बच्चा है, अभी 7 साल का ही तो है, उसे भी गर्मी लगती है। मुझे आज तनख्वाह मिल गई है जिसमें से कुछ पैसों का मैं दवाई और कुछ जरूरत की चीज लेकर आ गई। मेरे पास कुल 1500 रुपए रखे हैं, इससे कूलर तो नहीं आ सकता, पर तुम टेबल फैन ले आओ। आएगा तो इस घर में अब एक और कूलर। रवि, तेरे पास कुछ पैसे रखे हैं ना, कुछ पैसा अपनी मौसी से लेकर एक और कूलर लेकर आ। अब न चाहते हुए भी रवि अपनी मौसी से कुछ पैसे लेकर एक और कूलर लेकर आता है, जिसके बाद उन्हें अब कोई परेशानी नहीं होती। समय गुजरता है और एक रात अर्पित रोता हुआ रवि के घर आता है और अपने परिवार से माफी मांगता है। माँ, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें यहाँ लेने के लिए आया हूँ। उस दिन तुम्हें काजल को और अनीता को मार के भगाने के बाद मोहल्ले के कुछ लोगों ने मेरी शिकायत कर दी और मुझे पुलिस जेल ले गई, जहाँ 1 महीने तक मैं जेल में रहा।
पुलिस के डंडे खाकर होश ठिकाने आ गए। अब मैं दवाई ले रहा हूँ, शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। तुम लोग मेरे साथ घर चलो, पापा की शराब भी मैं ही छुड़ाऊंगा। मौसा जी, मौसी जी, आप लोगों का शुक्रिया मेरे घर वालों का ख्याल रखने के लिए, पर अब समय आ गया है कि अब आपके घर से बिन बुलाए मेहमान वापस जाएं। इस तरह अर्पित अपने परिवार को वहां से ले जाता है, जिसके बाद पूरा परिवार अलग अलग कमरे में कूलर चलाकर आराम से सोते हैं।